हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी स्टार अयोध्या पर। तो आइए साथियों, जुड़ते हैं और एसएससी स्टार अयोध्या पर बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई कर रहे हैं और 100% आपके दिमाग में सारी चीजें छप रही हैं। आज हम मिलने वाले हैं आपसे एक नए कंटेंट के साथ और आप देखने वाले हैं मेरे साथ भारत का संविधान यानी भारतीय संविधान पर चर्चा होने वाला है और बेहतरीन ढंग से चर्चा होगा। एक एक चीज को बताया जाएगा, आपको बस चीजों को बड़े ध्यान से सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है। 100% वादा है आपके दिमाग में संविधान भी छपने वाला है। बस ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, भारत का संविधान यानी भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। अगर हम भारतीय संविधान की बात करेंगे तो इसके पहले मैंने जो लेक्चर डाल रखा है उसमें ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो भारतीय संविधान होता है वो जो लागू होता है, और यहाँ पर ध्यान देंगे, जो लागू होता है और जो तैयार होता है उसका अलग अलग से डेट होता है। एक्चुअली में भारतीय संविधान अगर हम लागू की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा बच्चा, 26 जनवरी 1950 का वो बात है जिस दिन भारतीय संविधान लागू हो जाता है। और आपको तैयार की बात करेंगे तो याद रख लेना बच्चा, 26 नवंबर का वो काम है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और इस दिन आपको पता होगा कि जो इसको बनने में वक्त लगा यानी जो समय लगा वो आपको पता होगा। क्या पता होगा बच्चा? 2 वर्ष कितना? 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। और आप याद कर लीजिएगा, 18 दिन के बाद 2 घंटे भी लगे थे। अगर टोटल देखेंगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे लगे थे भारतीय संविधान को निर्माण करने में। और बच्चा अगर एक बात और नोट करना चाहे तो आप देखे होंगे पिछली क्लास से कि जो लागत आई थी उसमें, उस टाइम पर अगर लागत की बात करेंगे तो इसमें लागत कितना लगा था? लगभग 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने रुपए खर्च हुए थे? लगभग 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। आप ये बात जरूर याद रखिएगा, साथ में आपको इतनी बातें बता दी गई हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ध्यान से साथियों तो एक चीज पता चलेगा, एक्चुअली में संविधान के जो स्तंभ है वो कितने हैं? जो संविधान स्तंभ है वो कितने पर टिका है? 3 चीजों पर मुख्यतः हमारा भारतीय संविधान टिका हुआ है। क्या क्या चीज? एक तो आपने देखा होगा बच्चा, अनुसूची। क्या देखा होगा? अनुसूची। आपने देखा होगा कि अनुसूची पर टिका हुआ है। दूसरा जो आपका टिका हुआ है संविधान वो भाग पर टिका है। और तीसरा जो संविधान टिका हुआ है वो अनुच्छेद पर टिका हुआ है। यानी संविधान को पढ़ना बच्चा बेहद आसान होता है, बस हमको चीजें पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि मूल की बात करें तो मूल में अनुसूची की संख्या थी 8। अगर हम वर्तमान की बात करें तो बच्चा वर्तमान में अनुसूची की संख्या है 12। इसी प्रकार भाग की बात करेंगे तो मूल में थी 22 और वर्तमान में बच्चा कितनी है? 25। पहले 26 थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन और भाग नंबर 7 को समाप्त कर दिया गया है, ये आपको याद होगा। अगर अनुसूची की बात करें तो उस टाइम पर वर्तमान में मूल अनुसूचियों की संख्या 395 थी और वर्तमान में देखेंगे तो बच्चा AK मित्तल के हिसाब से 465 आर्टिकल्स इस टाइम पर हैं। तो आप ये भी देख रहे होंगे अलग अलग यूट्यूबर हैं और अलग अलग बुक्स हैं, ये डाटा ऑटोमेटिक परिवर्तित होता रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 465 है, क्योंकि आर्टिकल वहां पर जो PCS की एक अच्छी बुक आती है AK मित्तल साहब की, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 465 है। लेकिन ये सभी डाटा कभी भी किसी भी कीमत पर बदलने वाले नहीं होंगे। आपने ये सब पिछली क्लास से सीख लिया था। पिछली क्लास से ये भी आपने देख लिया था कि भारतीय संविधान में कौन प्राचीन संविधान का जनक है, कौन आधुनिक संविधान का जनक है और कौन भारतीय संविधान का जनक है। आधुनिक संविधान क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर पूरी क्लास नहीं देखे तो एक बार जरूर जाके देखें। और हम बात भी कर रहे थे, किस पर बात कर रहे थे? अनुसूची पर बात किया था मैंने। अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चा अनुसूची की बात करें तो इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। अब हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको पता चल चुका है यहाँ पर कि आपके
आपके स्तंभ कितने हैं, तो आपको पता चला कि अनुच्छेद, भाग और अनुसूची। अगर हम बात करेंगे बच्चा यहाँ पर किसकी बात करेंगे, अनुसूची की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अनुसूची की बात करेंगे। तो याद होगा आपको अनुसूची की संख्या कितनी होती है, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। अगर हम बात करेंगे क्या अनुसूची नंबर 1 की बात करेंगे, तो अनुसूची नंबर 1 में मैंने बताया था आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है बच्चा, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इसमें जो भारत के 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और प्लस 8 यूटी है, यानी यूटी का मतलब केंद्र शासित, क्या बच्चा, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश, आप याद कर लीजिएगा, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है, इनका जो उल्लेख करता है वह अनुसूची नंबर 1 करता है। अगर हम बात करेंगे इसी प्रकार से अनुसूची नंबर 2 की बात करेंगे, तो अनुसूची नंबर 2 में क्या मिलता है आपको, कह रहा है अनुसूची नंबर 2, दो 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 दो, क्या दो, वेतन दो। इसका मतलब इसमें किसका प्रावधान है, वेतन का प्रावधान है। याद रख लेना, अनुसूची नंबर 2 कहता है वेतन दो, इसका मतलब वेतन है। और आपको नेक्स्ट क्लास, इसके पहले वाली क्लास के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजों को बेहद आसानी से समझाया था कि राष्ट्रपति कितना वेतन पाता है, उपराष्ट्रपति कितना, प्रधानमंत्री कितना, सर्वोच्च सेना के जो कमांड होते हैं, कमांडर होते हैं, जो एडमिरल होते हैं, जो जनरल होते हैं, वो लोग कितना पाते हैं। मुख्यमंत्री का वेतन हो गया, राज्यपाल का वेतन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन सभी के वेतन के बारे में मैंने अनुसूची 2 में इसके पिछले वाली क्लास में बताया था। अब बात करते हैं हम बच्चा अनुसूची नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहां से अब कंटिन्यू करते हैं क्लास को और एक बेहतरीन ढंग से चीजों को समझते हैं और आपको बड़े आसानी से सारी खेल याद होने वाली है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, अनुसूची नंबर 3 की, अनुसूची नंबर 3 बच्चा याद रख लेना, अनुसूची 3, यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 शब्द से सिर्फ अनुसूचियों में जो बनना है उसको बोलेंगे हम सापात है, 3 अक्षर सापात है। तो अनुसूची नंबर 3, इसका मतलब शपथ का बात होगा। किसका बात होगा, शपथ का। और किसका, जो महापदाधिकारी होंगे, जो महापदाधिकारी होंगे उनकी शपथ का उल्लेख कौन सा अनुसूची करेगा, अनुसूची नंबर 3 करेगा। ये बात याद रख लेना। अगर हम महापदाधिकारियों की अनुसूची की बात करें तो जो भी महापद हैं, लेकिन एक प्रश्न तुमको फंसाएगा, पूछेगा निम्नलिखित में से अनुसूची के तहत कौन सा शपथ नहीं लेता है, तो आपको बताना पड़ेगा। शपथ में जो लेते हैं वो संसद यानी सांसद के जो होते हैं, जो संसद होता है या सांसद होते हैं उसमें जुड़े हुए ये लोग, या फिर मंत्री पूरा मंडल जो है, ये सब मंत्री मंडल, ठीक है, मंत्री मंडल जो होता है वो सब अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। लेकिन 3 ऐसे महारथी हैं भारत के संविधान में जो जिनका पद बहुत सर्वोच्च है, परंतु वो अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं। आपसे जब भी प्रश्न पूछेगा मेरे लाडलो, याद रख लेना, यही प्रश्न पूछेगा कौन सा ऐसा पद है जो अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेता है, तो एक ट्रिपलेट बना लो मेरे साथ और बीच में डाल देना बच्चा सापात है। सापात क्या डाल देना, शपथ डाल देना और यहाँ पर लिखना 60 और यहाँ पर लिखना 59 और यहाँ पर लिखना 159। क्या लिखना, 59 नहीं 69 लिखना। आपको 100% है, छपने वाला है, दिमाग में आप बात छापिएगा। जो ये आर्टिकल नंबर 60 है, इसके तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है और जो ये 69 है इसके तरफ उपराष्ट्रपति शपथ लेता है
इस पे कौन लेता है? उपराष्ट्रपति। और जो ये बंदा है 159, इसमें राज्यपाल शपथ लेता है। अब आपकी खोपड़ी खुल गई कि अनुसूची 3 के तहत कौन शपथ नहीं लेता। तो ये 3 ऐसे महाबंदे हैं जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च पद है, वो सभी इनके तहत शपथ लेते हैं। एक तो आर्टिकल 60 में लेता है, और एक तो आर्टिकल 69 में लेता है, और एक तो आर्टिकल 159 में लेता है। प्रत्येक बच्चा मेरा बताएगा। एक राज की बात बताऊं क्या? बिल्कुल बताइए गुरुजी, एक राज की बात खोलिए। अगर तुमसे पूछे क्या ये जो राष्ट्रपति है इनको शपथ दिलाता कौन है? इनको शपथ इनका बाप दिलाता है। और वो कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये याद कर लेना। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है अगर तुमसे बात करे, क्या बात करे कि मान लो जो 33 प्लस 1 है, कितने हैं? 33 प्लस 1 मतलब 33 अन्य और 1, 33 अन्य और 1 मुख्य। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो 33 में से जो वरिष्ठ होगा वही शपथ दिलाएगा। किसको? राष्ट्रपति को दिलाएगा। अगर इनकी बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उपराष्ट्रपति को शपथ इनके पापा दिलाएंगे। और उपराष्ट्रपति के पापा यानी बड़े कौन? तो कहना राष्ट्रपति। इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, गुरुजी सबको बताएं लेकिन राज्यपाल का शपथ कौन बताएगा? तो बचवा हम बताएंगे। राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा बच्चा याद रख लेना, वह किसको दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगर इतनी बात याद रही तो काम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 124, सुप्रीम कोर्ट 124, सुप्रीम कोर्ट। और 124 को एक काम कर लेना, 124 को अगर तुम 214 लिख दो तो हाई कोर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आर्टिकल नंबर ये आपको याद रखना होगा। लेकिन आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो आगे ही आने वाला है, इसका अच्छे से भंडारा किया जाएगा। आज के लिए बस इतना पकड़िए कि अगर आपसे बात करें अनुसूची 3 की, तो अनुसूची 3 के तहत कौन शपथ लेता है? जितने भी भारत के मंत्रिमंडल होते हैं, सांसद वगैरह, ये सब किसके तहत लेते हैं? अनुसूची नंबर 3 के तहत। लेकिन भारत के 3 ऐसे पद होंगे जो संविधान में है, वो अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेंगे। वो किसकी तरह लेंगे? आर्टिकल में लेंगे शपथ। और वह आर्टिकल नंबर क्या होगा? 60, 69, 159। 60 में राष्ट्रपति, 69 में उपराष्ट्रपति और 159 में राज्यपाल शपथ लेता है। अगर इतनी डाटा याद रहेगा तो 100% है आपको बातें याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा, कंटिन्यू करते हैं क्लास को और देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या? अब हम अगर बात करें किसकी? अनुसूची नंबर 4। मेरे साथ नोट भी करते रहिएगा बच्चा, सभी का कल्याण होगा। आप ध्यान से चीजों को बस सीखिएगा। अगर अनुसूची 4 की बात करें तो 4 क्या है? 4 से 4 और 4 में लिखा है क्या? इसका मतलब राज्य में। क्या? राज्य में। क्लियर हो जाएगा। राज्यों में सीटों का आवंटन, राज्यों में सीटों का आवंटन। क्लियर हो जाएगा। राज्यों में सीटों का आवंटन या राज्यों में सभी राज्यों के सीटों का प्रतिनिधित्व
दोनों में से कुछ भी आपसे पूछेगा वो लिख देना आप, या राज्यों में सीटों का आवंटन पूछे या राज्यों में राज्य के सीटों का प्रतिनिधित्व क्या होगा ये पूछेगा तो आप बता देना। एक्चुअली में यहाँ पर जरा थोड़ी सी बात समझ लेंगे। अगर हम राज्यों की सीटों के आवंटन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए क्या आता है, संसद। कौन होता है? संसद। और संसद के कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं और कितने यहाँ पर अंग कितने होते हैं कौन बताएगा? संसद के अंग की बात कर सकते हो और इसमें सदन की बात कर सकते हो। याद रख लेना संसद के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन सदन की बात करें तो संसद में सदन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये बात याद रख लेना। अगर सदन की बात करेंगे, का चक्कर है गुरुजी, संसद के सदन की बात करें तो एक होता है बच्चा, आपने पढ़ा होगा लोकसभा, और एक पढ़ा होगा राज्यसभा पढ़ा होगा। लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर संसद के 2 सदन होते हैं, लेकिन अंग की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के साथ में एक किसको चिपका देना? राष्ट्रपति को चिपका देना। तो अंगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बेहद आसानी से समझ में आएगा। लोकसभा अगर बात करें लोकसभा तो आर्टिकल नंबर 81, अगर इसकी बात करें तो 80, अगर इस संसद की बात करें तो 79, 80 और 81 आप याद रख लेना। एक्चुअली में अब हम समझते हैं सीटों का डायफॉर्म क्या है, ये कैसे आपको पता चल रहा है कि अनुसूची 4 क्या कहता है, कैसे सीटों का आवंटन करना है। आपको अगर पता होगा, बस थोड़ा सा डिटेल्स देंगे, बाकी जानकारी आपको क्लास में मिलती रहेगी। पूरा संविधान आपको पढ़ाना है तो जब लोकसभा, राज्यसभा और संसद आएगा आप बेहतरीन ढंग से मेरे साथ देखेंगे कौन अस्थाई सदन कौन अस्थाई सदन, यानी सबके बारे में आप डिटेल्स में देखेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही देखते रहिए। अगर लोकसभा में 81 आर्टिकल में आता है तो आपको पता होगा लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में सीटों की संख्या कुल और कुल कितनी होती है? 550 होती है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होती है? तो कहना 545। अच्छा 545 कैसे? तो कुछ ना कुछ तो निर्वाचित होंगे और कुछ ना कुछ तो मनोनीत होंगे। अब आपको पता चला मनोनीत होंगे। मनोनीत की संख्या 2 तो निर्वाचित की संख्या 543। ये निर्वाचित होके आते हैं और ये मनोनीत होके आते हैं। इस प्रकार से जो आपको डिसाइड किया जाता है वह किसके तहत? अनुसूची 4 के तहत डिसाइड किया जाता है। आपको ये बात याद हो गई होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या बात करें मनोनीत की तो इस टाइम पर कोई भी सीटें मनोनीत नहीं होंगी। लेकिन यहीं पर राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 250। तो बचवा इसमें भी होगा निर्वाचित, इसमें भी होगा निर्वाचित, इसमें भी होगा मनोनीत। आपको पता होना चाहिए मनोनीत जो होंगे वो 12 होंगे। तो आपको पता है कि वर्तमान अगर कंडीशन देखेंगे तो वर्तमान में जो सीटों की संख्या है वो है कितनी? 245। कितनी है बच्चा? 245। तो 12 हुए मनोनीत तो बचे कितने? 233। इसका मतलब 233 सीटें निर्वाचित होकर आती हैं और 12 सीटें मनोनीत होती हैं जो विज्ञान क्षेत्र से हो सकते हैं। 5 क्षेत्रों से आने वाली ये सीटें होती हैं। इसके बारे में भी आप डिटेल्स में जानेंगे। तो आपको पढ़ाई कुल मिला के इस प्रकार से करनी है, एक भी कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर बात करें अनुसूची नंबर 4 तो 4 में क्या है? राज्यसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन यानी किस प्रकार होता है। मैंने आपको समझाने की चेष्टा की है कि कैसे
कैसे सीटें बंटती हैं, तो ये पता चल गया। अगर हम बात करें यहाँ पर अनुसूची नंबर 5 की बात करें, तो अनुसूची नंबर 5 तुमसे क्या कहता है? 5 तुमको कैसे दिखाई दे रहा है? 5 आपको कैसे दिखाई दे रहा है? 5 आपको यस की तरह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यस्सी, क्या बोलना, यस्सी और यष्टि को विशेष राज्यों में एक विशेष दर्जा कौन देगा? आपको पता चल गया कि अगर अनुसूची 5 की बात करें तो हम 5 ऐसे बनाते हैं और 5 लगभग यस की तरह दिखाई देता है, तो यस यस, इसका मतलब 5 की तरह ये भी। तो यस्सी यष्टि को राज्यों में विशेष दर्जा, जैसे यस्सी मतलब क्या होता है बच्चा? यस्सी मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट। क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट। और यष्टि मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब। सॉरी, इसको बोलते हैं अनुसूचित जाति। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। और इसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। आपको अब पता चल गया होगा कि अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या है और अनुसूचित जाति का मतलब क्या है। अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं और यहाँ पर एसटी का मतलब अनुसूचित जाति होता है। तो इनको जो विशेष आरक्षण दिया गया है वह अनुसूची नंबर किसके अंतर्गत? 5 के अंतर्गत दिया गया है। आपको ये भी बात याद हो गई होगी, 100% है। अगर हम बात करें क्या अनुसूची नंबर 6 के बाद, अनुसूची नंबर 5 के बाद हम बात करें अब अनुसूची नंबर 7 की। किसकी बात करें बच्चा? अनुसूची नंबर 7 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए अनुसूची 5 के बाद अनुसूची 6 आ जाएगा। अनुसूची 6 की बात करेंगे तो 6 में भी आपको पता होगा कि किसका प्रावधान है? एससी एंड एसटी को विशेष दर्जा दिया गया है। किसके अंतर्गत? तो आप कहेंगे किसके अंतर्गत? अनुसूची नंबर 6 के अंतर्गत एससी एसटी को विशेष दर्जा दिया गया है। एक राज की बात बताऊं क्या बच्चा? बिल्कुल बताइए गुरुजी, लेकिन यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा। क्या नोट डाल के लिखिएगा? ये जो अनुसूची नंबर 6 है ये भी एससी एसटी को तो विशेष दर्जा देता है, परंतु एक शर्त के अनुसार नोट में लिखिएगा सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों को। किसको? सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य को यह दर्जा प्राप्त है। और वो 4 राज्य कौन से हैं? याद कर लेना, ये है असम, और ये कौन सा? त्रिपुरा, और ये कौन सा? मिजोरम, और ये कौन सा? मिजोरम के बाद मेघालय। सिर्फ और सिर्फ मेघालय बच्चा लिखना। यहाँ पर आपको याद रखना होगा अनुसूची नंबर 6 सिर्फ और सिर्फ जो विशेष दर्जा देता है वह सिर्फ और सिर्फ मात्र 4 राज्यों को विशेष दर्जा देता है। कौन? असम, कौन? मिजोरम, कौन? मेघालय, कौन? त्रिपुरा। ये मात्र 4 राज्यों को दर्जा देता है और इसको ट्रिकी के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। अगर हम इनको ट्रिकी के माध्यम से देखना चाहें तो बोलना क्या घर में यूज करते हो? एटीएम। तो बोलना क्या? एटीएम स्क्वायर। एटीएम असम, टी से त्रिपुरा, यम से मेघालय, और यम के ऊपर स्क्वायर तो डबल यम, तो मिजोरम भी हो जाएगा। ए से असम, टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, यम से मेघालय, और
एम से फिर दोबारा 2 बार, तो मिजोरम। आपको देखिएगा जरा ध्यान से, बड़ी आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। तो अनुसूची नंबर 6 में आपको ये यहाँ पर 4 राज्यों के विशेष दर्जा दिया गया है। यहाँ के जो है बारे में बताया गया है, SC ST को एक विशेष दर्जा का प्रावधान दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो क्लास है वो आपको जरूर समझ में आई होगी। आगे की जानकारी के लिए आप नेक्स्ट क्लास में जुड़िएगा, जरूर देखिएगा, और 100% जो आज का क्लास है वो आपको समझ में भी आया होगा। बस आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं इसी अनुसूची में, और मिलते हैं आपसे इसको कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।